सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनिगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन ने फाइनली 7 कलर रियलम में जाके किंग शुई को बचा लिया था, लेकिन उसे वही 7 कलर फिगर भी मिलता है, जिसे देखकर वांग लिन खुद भी हैरान था कि आखिर इसका किंग शुई और इस रियलम से क्या लेना देना है। लेकिन वो यहाँ पर वांग लिन को एक दाव फ्रूट देता है और फिर किंग शुई को भी यहाँ से ले जाने के लिए देता है, जिसके बाद फाइनली वांग लिन के दिल में जो सवाल आ रहा था वो उसे पूछ ही डालता है और वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शायद आप एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन हो। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा उसे मिस्टीरियस सा आंसर देता है कि अगर तुम्हें लगता है तो मैं हूँ और अगर नहीं लगता है तो मैं नहीं भी हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से हंसते हुए चला जाता है। और आगे होमीज, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग लिन किंग शुई को लेकर एक सेफ जगह पे ले जाता है, जो कि एक पास का ही प्लेनेट था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जो बाकी के 2 कांटे थे ना, वांग लिन उन्हें निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान वांग लिन जो आखिरी बचे 2 कांटे थे उनमें से एक को जब निकालने में लग जाता है तो यहाँ पर जो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है वो इतने टाइम बाद अपने छोटे भाई को देखकर और स्पेशली उसकी कल्टीवेशन और पावर को देख कर ना वो उस पे काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। और वो एट द एंड कह ही उठते हैं कि वाकई में जरा देखो तो वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। एक वक्त था जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया करता था और आज मेरा जूनियर ब्रदर मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। हाँ, वाकई में तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। अभी यहाँ पे वांग लिन उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें कुछ वाइन से भी देता है ताकि यहाँ पर उन्हें पेन थोड़ा कम हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 9वां कांटा वांग लिन तो निकाल लेता है, लेकिन 10वें कांटे यानी कि जो आखिरी वाला कांटा था जो कि इसके बॉडी के हर एक कोने कोने में अपनी जो जड़ें हैं फैला चुका था, यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग शुई बहुत ही जिद्दोजहद करके उसे खुद ही अपने पावर के जरिए से निकालते हैं, जिसके बाद वो राहत की सांस लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ये कांटा निकलता है ना तो यहाँ पर धीरे धीरे करके उनकी पावर जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन भी ये प्रोसेस देख के हैरान था और बेसिकली ये जो कांटे थे ये असल में उसकी कल्टीवेशन और ओरिजिन सोल इन सबको ट्रैप करने के लिए लगाया गया था। अब यहाँ पे किंग शुई कहने लगता है कि मेरा जो स्लॉटर एसेंस है वो काफी हद तक परफेक्शन लेवल पे पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही जल्द 3rd स्टेप के गेट का सामना करने वाला हूँ और जिसे ब्रेक करके मैं फाइनली ब्रेक थ्रू भी कर जाऊंगा। हम देखते हैं कि जैसे ही ये कांटा पूरी तरीके से इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और कल्टीवेशन भी इसकी बढ़ने लगती है तो यहाँ पर उसका जो स्लॉटर एसेंस है वो भी बिल्कुल अपने पीक पे पहुंचने लगता है, जिसके चलते 3rd स्टेप का गेट अपीयर हो जाता है। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है वो अपनी ऑरा के जरिए से ही एक स्वॉर्ड को बनाते हैं और अपने उस स्लॉटर एसेंस से बनाई गई स्वॉर्ड से एक सिंगल स्ट्राइक करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गेट में बहुत बड़ा दरार पड़ चुका था। और जैसा कि हमें पता है कि स्लॉटर एसेंस कितना ज्यादा रेयर है, इसी के चलते इसका इम्पैक्ट भी बहुत तगड़ा वाला होता है। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि बहुत ही ट्रिमेंडियस पावर जो कि 3rd स्टेप के कल्टीवेटर्स के लिए होती है वो किंग शुई के ब्रेक थ्रू करते साथ ही उसकी बॉडी के अंदर सर्ज होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ किंग शुई का कल्टीवेशन भी बढ़कर अर्ली स्टेज निर्वाणा वाइट के ऊपर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो अपना एसेंस के जरिए से स्वॉर्ड बनाया था उस स्वॉर्ड को अब वो कम्प्लीटली सॉलिड फॉर्म दे देते हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल एसेंस ट्रेजर बन चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि जब वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं ना तो यहाँ पर उनके आसपास काफी सारे घोंसले फिगर्स उन्हें नजर आती हैं, जिससे कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जितने भी लोगों को आज तक सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई ने स्लॉटर किया है उनकी सोल जैसे इसके आसपास मंडरा रही हो। बट धीरे धीरे करके वो सारी की सारी सोल यहाँ से डिसअपीयर होने लगती है और इन्हीं में एक चेहरा था उसकी वाइफ यानी कि जिन्हें हम हान यान के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर उसे देखते साथ ही किंग शुई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो उसे हक करना चाहते थे लेकिन वो एक सोल फॉर्म में थी, साथ ही यहाँ पर नीचे से उसकी बॉडी भी डिसअपीयर हो रही थी। यहाँ पे किंग शुई से रहा नहीं जाता, वो काफी बुरी तरीके से इमोशनल होकर रोने लगते हैं और बार बार उसका नाम लेते हैं। ये देखकर उनकी वाइफ हान यान से भी रहा नहीं जाता और तभी वो उसके चेहरे पर जैसे अपना हाथ टच करती है और इशारों में बताती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं तभी उनकी वाइफ का जो फिगर है वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगता है। यहाँ पे किंग शुई बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके थे, आंखों से बस बेलगाम आंसुओं की बूंदें गिरती जा रही थी। ये देखकर वांग लिन से रहा नहीं चाहता, उसे ली मुआन की याद आती है और वो हर हाल में किंग शुई के इस आखिरी मोमेंट में मदद करना चाहते हैं। तो वो पलक झपकते ही अपने पास से उन्हें एंशिएंट लीफ को बाहर निकालता है। और जैसा कि हमें पता है कि एंशिएंट लीफ किसी भी चीज को सील करके रख सकती है, किसी भी प्रोसेस को भी स्टॉप करके रख सकती है, तो बस यहाँ पर वो उस प्रोसेस को ही रोक देते हैं, जिसके चलते वो सोल डिसअपीयर होना रोक देती है एक सर्टेन टाइम के लिए। अब यहाँ वांग लिन अपना हल्का सा ब्लड यूज करके फाइनली एक आखिरी लीफ को भी सीधा उसी की ओर थ्रो करता है, जो कि उसकी फोरहेड से जा लगती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ वक्त के लिए उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सॉलिड सी बन जाती है, जिसके चलते अब यहाँ पे अपनी वाइफ को किंग शुई होल्ड कर सकते थे। वो यहाँ पर उसे टाइटली होल्ड करते हैं और काफी ज्यादा फूट के रोते हैं, हर एक चीज के लिए उसे माफी मांगते हैं। कहीं ना कहीं
ही यहाँ पर किंग शुई को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी वाइफ उन्हें जेंटली टच करते हुए बस उन्हें यही बता रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे देखकर और उसकी ये बातें सुनकर तो वो और ज्यादा रोने लगते हैं। तभी यहाँ पर किंग शुई अपनी वाइफ को टाइटली होल्ड करते हुए यहाँ पर अपने पास से उसका हेयर पिन बाहर निकालते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए उसे वो पहना देते हैं, जिसके बाद वो वापस से उसे हक करके रोने लगते हैं। यहाँ पे वांग लिन दूर खड़ा ये नजारा देख रहा था और वो मन में कहने लगता है कि वानिया चिंता मत करो, मैं ये दिन हमारी जिंदगी में कभी आने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रिवाइव करके रहूंगा। अब क्योंकि वांग लिन की मदद से उसकी वाइफ की सोल जो है वो डिसअपीयर होना बंद कर देती है, तो यहाँ पर वो अपनी वाइफ की सोल को अपने पास ही रख लेते हैं। इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग शुई और वांग लिन काफी दिनों बाद मिलकर आपस में बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे किंग शुई उससे यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कभी मारा जाऊँ तो मेरा जो अंतिम संस्कार है यानी कि जो क्रियाक्रम होता है वो तुम करो, पर हाँ मुझे जहाँ पर भी तुम्हें दफन करना है वहाँ पर तुम कभी भी मेरा असली नाम शो नहीं करोगे, यानी कि उस बोर्ड के ऊपर मेरा नाम नहीं होगा। और मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मुझे मेरे होम टाउन में दफनाओ, लेकिन अगर उसे भी कहीं कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने होम टाउन में दफन करो। मतलब मैं वांग लिन से कहता है कि अगर आप जिंदा रहते हो और मुझे कभी कुछ हो जाता है और मैं मारा जाता हूँ तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी मुझे सुजाकू प्लेनेट जो कि मेरा होम टाउन है मुझे वहाँ दफन कीजिएगा। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से स्माइल करते हैं। इस दौरान इनके बीच आगे बातचीत होती है और किंग शुई यहाँ पर वांग लिन को अपनी एक बेटी के बारे में भी बताता है और फिलहाल वो रीइंकार्नेट तो हो चुके हैं लेकिन कहाँ है इस बारे में उसे भी नहीं पता। अब उनकी बेटी का सुनकर वांग लिन को वांग पिंग की याद आती है और वो उसके साथ बिताई गई पुरानी मेमोरीज को याद करता है। फिर उसके चेहरे की उदासी को देखकर किंग शुई भी उससे पूछ लेता है और तब वांग लिन बताता है कि हाँ मेरा भी एक डिसेंडेंट था जिसका नाम था वांग पिंग। वांग लिन की ये खामोशी ये बता देती है कि उसे कितना ज्यादा दुख हो रहा है इस बात को बस जिक्र करके ही। तो यहाँ पे किंग शुई भी ज्यादा नहीं चिढ़ते। अब यहाँ पे किंग शुई और वांग लिन दोनों यहाँ पे रेडी हो जाते हैं आउटर रियलम को निपटाने के लिए। अब यहाँ पे रास्ते में हम देखते हैं कि किंग शुई वांग लिन को अपने स्लॉटर एसेंस से बनाया गया वो स्वॉर्ड गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वो मोमेंट उसे याद है कि जब वो कितना ज्यादा डेस्परेट था अपनी वाइफ को देखकर उसे टच करने के लिए, तब वांग लिन ने उसकी इस फीलिंग को समझ के मदद की और ये गिफ्ट तो बस बहुत छोटा सा है उस चीज के आगे। और कहीं ना कहीं वांग लिन उसके लिए उसके छोटे भाई जैसा है और वो भी जानते हैं कि भाई वांग लिन के अंदर भी बहुत ही बाप लेवल का स्लॉटर एसेंस है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं है। इस दौरान हम देखते हैं कि ये लोग सबसे पहले मास्टर होंगशान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं उसी समन रिवर स्टार सिस्टम की तरफ और यहाँ पे वांग लिन की मदद से ये लोग तो पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आते साथ ही इनकी और आगे चलते सभी लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई आ चुका है और यहाँ पे रास्ते में जितने भी लोग थे निपटाने के बाद सीधा ये लोग 7 कलर रियम जहाँ पर की मास्टर होंगशान ट्रैप है पहुंच जाते हैं। वांग लिन ये देख के शॉक्ड था कि जो मास्टर लोंगशान है वो तो अकेले यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए फाइट कर रहे थे उसी सोवरेन काउंसिल के एक एल्डर से, जैसे कि पनिशमेंट हॉल का एल्डर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही किंग शुई अपने ऑरा को रिवील करता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था वो सबसे पहले सारी चीजों को छोड़कर सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि पहले इस बंदे को निपटाओ, यानी कि अपने किंग शुई को, और दाव फ्रूट को भी प्रोटेक्ट करो। अब ये सुनते साथ ही जैसे वांग लिन देखता है तो वो पाता है कि हाँ इनके पीछे एक जायंट सा फ्रूट है, लेकिन इसी फ्रूट के अंदर एक बॉडी भी नजर आ रही थी। हाँ जी, यहाँ पे मास्टर होंगशान को इन लोगों ने लिटरली दाव फ्रूट के अंदर ट्रैप करके रखा है और इनके जरिए से दाव फ्रूट को ये नरिश कर रहे हैं। अब वांग लिन मास्टर होंगशान को बचाने के लिए उस दाव फ्रूट से भरना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को जैसे ही जहमली पैलेस का जो लॉर्ड यहाँ पे था वो देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि अगर इनर रियलम के लॉर्ड यहाँ पे आए हैं तो बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है। लेकिन जैसे ही वो वांग लिन के पीछे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को देखता है और वो भी अपने स्लॉटर एसेंस के साथ, तो यहाँ पर ये डर के मारे कांपते हुए यहाँ से पीछे हटने लगता है। लेकिन मास्टर लोंगशान ऐसा कैसे इसे जाने दे सकते थे, और तो और ये तो अपनी सोल को बर्न करके अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर रहे थे, यानी कि आर्कन वॉइड की जो लेवल है उसे अचीव किया इन्होंने बस अपनी सोल को बर्न करके। इसी के चलते वो यहाँ पर सारे रास्ते जाने के बंद कर देते हैं और तब यहाँ पे किंग शुई का स्लॉटर एसेंस फैलता है और यहाँ पे जैसे जैसे ये फैलता है तो यहाँ जो हेवन पैलेस का जो लॉर्ड था ना उसका गला सूखना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर सीने से लथपथ हो चुका था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि अगर तुम लोग मुझे जीने का एक मौका दो तो मैं वादा करता हूँ मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा स्लेव बन के रहूंगा। जिसमें मास्टर लोंगशान कहने लगते हैं कि वो तो तुम वैसे भी बनोगे क्योंकि मैं तुम्हें मार करना अपने कंट्रोल में ले लूंगा, तुम्हारी बॉडी मेरे लिए एज अ पपेट की तरह काम करेगी। ये सुनकर तो किंग शुई स्माइल करता है और तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर तुम लोग मुझे छोड़ देते हो ना तो मैं वादा करता हूँ मैं न सिर्फ आप लोगों के लिए काम करूंगा बल्कि ये जो दाव फ्रूट है ना जो कि लगातार मास्टर होंगशान को अब्सॉर्ब किए जा रही है मैं इसका प्रोसेस भी रोक दूंगा, मैं इन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन तब तक किंग शुई वांग लिन की तरफ देखता है और वांग लिन बिना किसी की तरफ देखे सीधा पकड़ता है इस फ्रूट को और यहाँ पर मास्टर होंगशान को उससे बाहर निकाल लेता है बिना किसी दिक्कत के। ये देखकर तुम देखते हैं कि उस बंदे का मुंह ऐसे खुला का खुला रह जाता है, उसे यकीन नहीं होता। वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। वांग लिन फ्रूट को अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि मेरे लिए नामुमकिन जैसा
था कुछ भी नहीं। पर तभी वांगलिन मन में कहता है कि वो तो शुक्र है कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक दाव फ्रूट को अब्सॉर्ब कर लिया था और मेरी बॉडी और मेरी ऑरा इससे फेमिलियर है, इसी के चलते मैं ऐसा कर पाया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर होंगशान बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पर उनका किलिंग इंटेंट बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच चुका था। अब यहाँ पे ये तीनों मिलकर धीरे धीरे इसके आगे बढ़ रहे थे। वांगलिन ऑलरेडी पीछे मौजूद था और मास्टर होंगशान और मास्टर लोंगशान दोनों मिलते साथ ही इसे निपटा के रख देते हैं और जो मास्टर लोंगशान थे उसकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए वो अपने पास रख लेते हैं। अब जो मास्टर लोंगशान है यानी कि जो अलायंस के फाउंडर है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, तो फिलहाल के लिए वांगलिन और बाकी सब उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं, जिसके चलते इनकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है और अब ये निकल पड़ते हैं बाकियों को स्लॉटर करने। किंग शुई भी अपने रास्ते निकल जाता है और जाने से पहले वांगलिन की तरफ हामी सर को नोट करता है। अब यहाँ पे वांगलिन मास्टर होंगशान की तरफ देखता है, जो कि सबसे पहले तो अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि मुझे भी अब क्लाउड सी स्टार सिस्टम में जाना होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को यही लगता है कि मैं मारा गया हूँ। साथ ही मुझे आपके वापस आने की खबर सभी को बतानी पड़ेगी, ताकि सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाए इस थर्ड और आखिरी वॉर के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब तभी वांगलिन को यहाँ पे कुछ फील होता है और वो सीधा यहाँ से निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक ट्रेडिंग प्लेनेट के पास एक छोटे से वाइन शॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद है और ये लोग इनर रियलम के लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे और इन्हीं सब के बीच में अपना 13 भी मौजूद था, जो कि बेसिकली उस स्टैचू के अंदर मौजूद वांगलिन के ऑरा के जरिए से उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पे आ गया था और उसे पूरा यकीन था कि उसका जो मास्टर है ना, उसे वो यहीं पे मिलेगा। अब इस दौरान हम सुजाकू प्लेनेट की एक और कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि काफी पुराने एपिसोड्स में हमें दिखी थी और मिसेस जी, जो कि ली मोहन की अच्छी खासी दोस्त भी थी। और अब क्योंकि चारों स्टार सिस्टम इतने ज्यादा क्योटिक माहौल में है, तो कल्टीवेटर्स एक सेफ जगह पे ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक चीज को करते थे, इसी के चलते वो भी यहाँ पे आई हुई थी। अब यहाँ तभी जब सभी लोग इनर रियलम के लॉर्ड की बात कर रहे थे, तो भाई जहाँ वांगलिन का चर्च है वहाँ वांगलिन ना पहुँचे, ऐसा कब हुआ है? यहाँ पे वांगलिन आ जाता है और 13 यहाँ पर उस स्टैचू के जरिए से ऑरा को फील कर लेता है और तभी उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन इमीडिएटली वो वांगलिन के सामने नतमस्तक हो जाता है और उसे मास्टर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। वांगलिन यहाँ पे ज्यादा कुछ देखता नहीं और ये दोनों सामने वाली टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अपने ही बारे में चर्चा सुनने के बाद वांगलिन फिलहाल डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से सीधा सुजाकू प्लेनेट की तरफ रवाना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ मैटर्स है जिन्हें की वांगलिन को कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत ही जल्द थर्ड वॉर शुरू होने वाली है। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर 13 को एक मास्टर होने के नाते कुछ गिफ्ट्स देता है और वो होता है उसका असली जो फायर और थंडर का जो एसेंस था, उसका छोटा सा अंश वो 13 को दे देता है। 13 समझ चुका है कि वांगलिन उससे अलविदा कह रहा है, तो वो इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, मैं हमेशा आपका डिसाइपल बनकर आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगलिन स्माइल करता है और कहने लगता है कि अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो तो मेरी बात मानो, अकेली की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपना घर भी बसाओ और कल्टीवेट भी करो, और हाँ, तुम मेरे डिसाइपल हो। अगर कभी तुम पे आँच आती है ना, तो सबसे पहले तुम्हारा मास्टर तुम्हें बचाने आएगा। और वैसे भी मेरा आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर हिम्मत की कमी नहीं, तुम बिल्कुल मेरा ही दूसरा वर्जन हो, लेकिन तुम्हारा मास्टर ये चाहता है कि तुम बिल्कुल अलग जिंदगी जियो। ये कहते हुए वांगलिन फाइनली अपने एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा उसे दे देता है। यहाँ पर 2 एसेंस का जो थोड़ा सा अंश उसने दिया था, उसे पूरा यकीन था कि जब ये थर्ड स्टेप पे पहुंचेगा तो इसके जरिए से 13 को ब्रेक थ्रू करने में आसानी होगी। अब वांगलिन यहाँ से काफी दूर निकल चुका था और जिस ओर वांगलिन गया था उस ओर देखकर 13 बिल्कुल वांगलिन की तरह ही उसे रिस्पेक्ट देता है, जैसे कि वांगलिन ने सीतनन को दिया था, बिल्कुल सर झुका के। पर 13 तो उसे अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा मानता था, जिसके चलते वो उसे 4 से 5 बार सर झुका के बिल्कुल नतमस्तक होकर इमोशनल होते हुए उसका शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो एक नए सफर पे रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि फिलहाल के लिए शू लिक्यू और उसके हवाले जिस ओल्ड मैन को वांगलिन ने छोड़ा था, वांगलिन फिलहाल इन्हें पिक करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तीनों बहुत ही बड़े वाले खुरापात हैं, इनको जरा देर के लिए अकेला छोड़ो तो ये कुछ ना कुछ करके बैठेंगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है। अब हम इन तीनों को देखते हैं, जहाँ पे शू लिक्यू और जो लू जिनगाई, वैसा तो इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन लूटमारी के मामले में दोनों इस कदर हाथ मिला लेते हैं कि जैसे बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो। यहाँ पर दोनों मिलकर काफी अच्छे से प्लान करते हैं उस ओल्ड मैन को स्कैम करने का। लिटरली ये लोग यहाँ पे ऐसा नाटक करते हैं कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन को बचाने के चक्कर में बेचारों ने खुद को जख्मी कर लिया, और यहाँ पे खुश होते हुए वो जो ओल्ड मैन था वो अपने ब्लड की कुछ ड्रॉप्स इन्हें दे देता है। और इन दोनों को भी पता चल चुका था कि इस बंदे का जो ब्लड ड्रॉप है ये काफी ज्यादा रेयर है। अब यहाँ पे इन लोगों की जाल में ये ओल्ड मैन बुरी तरीके से फंस चुका था, पर तभी यहाँ पे वांगलिन आते साथ ही इनका भांडा फोड़ देता है और यहाँ पे शू लिक्यू और लू जिनगाई दोनों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है, जिसके बाद अब वो इन लोगों को लेकर सीधा निकल पड़ता है सुजाकू प्लेनेट की तरफ। लेकिन रास्ते में वो ओल्ड मैन बार बार यहाँ पर वांगलिन से कह रहा था कि आप तो मेरे मास्टर हो, तो आपको इन दोनों को मेरे लिए पनिश करना ही होगा, इन्हें मिटा के रख दो। वहाँ उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे तुम्हारी ट्रिक का नहीं पता? जो ब्लड ड्रॉप तुमने इन्हें दिया है मुझे पता है कि वो कितना रेयर है और कितना फेक। जो सुनकर उस ओल्ड मैन की बोलती बंद हो जाती है और वो कहने लगता है कि वाकई में तुम इस
किंग के मास्टर कहलाने के लायक हो। और फाइनली हम देखते हैं कि वांग लिन इतने टाइम बाद अपने होमलैंड यानी कि पहुंच चुका था सुजाकू प्लेनेट पर, जहां पर आते साथ ही वांग लिन का स्वागत होता है उसकी ही एक जायंट सी स्टैचू के साथ। और ये स्टैचू असल में वांग लिन का वो सिग्नेचर पोज था जब उसने क्लाउड सी स्टार सिस्टम में उस जायंट से एक्स के जरिए से आउटर रियलम के न जाने कितने कल्टीवेटर को स्लॉटर किया था। यहाँ पे ये जायंट सा स्टैचू देखने के लिए काफी सारे बाहर के लोग भी आए हुए थे, जिनमें से एक कल्टीवेटर का ग्रुप भी था जो कि यहाँ पर इसी स्टैचू को देखे जा रहा था। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सुजाकू प्लेनेट के जो 80% इलाका है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, सिवाय वांग लिन के होम टाउन यानी कि कंट्री जाओ को छोड़ के। और यहाँ पे एक बंदा था जो कि यहाँ पर आने वाले हर एक कल्टीवेटर को इस सुजाकू प्लेनेट के जो पास्ट है उसके बारे में बताते हैं। साथ ही यहाँ पर वो इनर रियलम के लॉर्ड के बारे में जितनी भी स्टोरीज अब तक उन्हें पास डाउन हुई है वो बताते रहते हैं। अब वांग लिन सीधा अपने घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे बाहर वाले एरिया में काफी रिस्ट्रिक्शन और फॉर्मेशन लगे हुए थे, लेकिन वांग लिन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि उसका घर आज भी एज इट इज है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो कल्टीवेटर्स थे वो वांग लिन को काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्हें वांग लिन की ये बात बुरी लगती है कि वो बिना यहाँ पर इनर रियलम के लॉर्ड की जो स्टैचूज थी उसे रिस्पेक्ट दिए बिना ही आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे वांग लिन भला खुद के स्टैचू को क्या ही रिस्पेक्ट देता, तो यहाँ पर इन्हें ये चीज काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। और अब तो यहाँ पर ये कंट्री जाओ के पास भी पहुंच गया, जहाँ पर की आउटसाइडर का आना मना है, लोग सिर्फ ऊपर से ही इसे देख सकते हैं। पर वांग लिन तो यहाँ पर फॉर्मेशन को बिना कुछ किए चुपचाप एंटर हो जाता है। ये चीज बाकी सबका गुस्सा ट्रिगर कर देती है। आसपास के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ का जो द ग्रेट 9 सेक्टर जो है, जो कि सुजाकू प्लेनेट का एकमात्र सबसे बड़ा सेक्टर जो कि काफी सारे सेक्टर से मिलकर बना हुआ था, वो भी उसके एल्डर्स को भी ये बात पता चल जाती है। ये सब भी सीधा वांग लिन का पीछा करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के उसी टॉम के पास जाता है और अब वांग लिन से रहा नहीं जाता। वो बहुत बुरी तरीके से इमोशनल होते हुए उनसे बातें करने लगता है और लिटरली घुटनों के बल आ चुका था और इस दौरान उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। वांग लिन भले ये कल्टीवेटर की लाइफ जी रहा हो, लेकिन वो इससे खुश नहीं है और ये बात वो अपने पेरेंट्स के उस टॉम के पास बैठकर बताने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हेवन डिफाइंड बीट के अंदर जो ली मोहन की सोल और जो वांग पिंग की सोल थी वो भी जैसे इसे फील कर लेते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम वांग लिन के आसपास उनके जैसे शैडो को भी देख पाते हैं जो कि इन्हें रिस्पेक्ट दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इस वक्त वांग लिन था। यहाँ पे तभी वांग लिन का दिल और ज्यादा टूट पड़ता है क्योंकि लिटरली उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसका बच्चा सब कुछ उसे छोड़ के जा चुके हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पीछे लोग फॉलो कर रहे थे, जब यहाँ पर वो वांग लिन को ऐसी कंडीशन में देखते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि यही इनर रियलम के लॉर्ड हुए। अब तभी जाओ उटाई भी यहाँ पे आ जाते हैं और वांग लिन को ऐसा देखकर उन्हें भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सीनियर जाओ उटाई वांग लिन से इतने दिनों बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश थे और यहाँ पे बातों बातों में वांग लिन को पता चलता है कि रेड बटरफ्लाई को अभी भी जिंदा किया जा सकता है या फिर वो जिंदा है। अब यहाँ पे जाओ उटाई वांग लिन से कहने लगता है कि जब तक आप अपनी आंखों से उस फॉर्मेशन को देखोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो वो वांग लिन को ले जाता है उसी फॉर्मेशन के पास। अब वांग लिन इस फॉर्मेशन को देखकर ही समझ चुका था कि रेड बटरफ्लाई का जो मास्टर या जो कोई भी था जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है, उसने असल में रेड बटरफ्लाई को पूरी तरीके से डिसअपीयर होने से बचा लिया था। यानी कि उसने उसकी सोल का एक दूसरा हिस्सा यहाँ पे छिपा के रखा था, जिसके जरिए से जब इसका जो मेन वाला जो सोल का हिस्सा था वो मारा गया तो यहाँ इस फॉर्मेशन के अंदर रेड बटरफ्लाई के डीएनए को सेव करके रखा गया था उसके दूसरे सोल के साथ, यानी कि उसके सोल के दूसरे पीस के साथ, उसके हेयर के साथ। इसलिए क्योंकि उसकी जितनी भी मेमोरीज थी इस लाइफ की वो सब कुछ रीइंकार्नेट होने के बाद तो उसके पास मौजूद रहे। और यहाँ पे वांग लिन इतनी गहरी प्लानिंग देखकर शॉक्ड था और वो समझ जाता है कि पता नहीं ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर कौन होगा जिसने कि ये काम इतने सदियों पहले ही कर दिया था और अब कहीं ना कहीं रेड बटरफ्लाई जिंदा है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जानकर जाओ उटाई और जो वांग लिन है दोनों को अच्छा लगता है क्योंकि है तो वो उन्हीं के जमाने की। और कहीं ना कहीं रेड बटरफ्लाई और वांग लिन की जो आखिरी मुलाकात हुई थी उस दौरान इनके बीच एक छोटा सा फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप बन गया था। अब फिलहाल के लिए जाओ उटाई को भी यहाँ से कुछ चीजें देने के बाद वांग लिन निकल पड़ता है अपने अगले सफर और आखिरी सफर पे, जिसके चलते वो यहाँ पे आया था। बेसिकली वांग लिन को जानना था कि आखिर वो जो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड है उसके आखिरी लेयर में ऐसा क्या था कि तब वांग लिन उसे देख नहीं पाया, यहाँ से उसे भागना पड़ा। वांग लिन बिना किसी देर के यहाँ पर सीधा पहुंच जाता है इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के बिल्कुल आखिरी वाले लेयर में, लेकिन वो जो ओल्ड मैन था वो वांग लिन के साथ नहीं आया, बल्कि वो तो यहाँ से कहीं दूर भटकने निकल पड़ा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन एक स्ट्रेन से वोर्टेक्स को क्लियर करते साथ ही एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर वांग लिन को एंशिएंट ऑरा काफी तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वांग लिन ये सारी चीजें देखकर जैसे ही आगे बढ़ रहा था तभी यहाँ पे उसका सामने एक मिस्टीरियस से गेट से हो जाता है जो कि दिखने में ट्रांसपेरेंट था, लेकिन वांग लिन की ऑरा जैसे ही इससे टकराती है यहाँ पे वांग लिन फील कर लेता है कि कोई तो चीज यहाँ पे मौजूद है जो कि उसे अंदर जाने से रोक रही है। एंड देन यहाँ पे वांग लिन को ये चीज भी नजर आ जाती है और फिर थोड़े से मेथड्स का यूज करते हुए वो जो डोर था वो भी पूरी तरीके से सॉलिड बन चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इसे जैसे जैसे ओपन तो कर लेता है, लेकिन जो आखिरी वाला जो सील था
ना, जैसे ही वो इसे ओपन करने जाता है उसे यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर यूमो की जो मेमोरीज है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा वांग लिन की मेमोरीज में ट्रिगर हो जाता है, जिसके चलते वांग लिन को पता चलता है कि असल में यहाँ पे एंशिएंट ऑर्डर यूमो की कोई चीज मौजूद है। और तभी यहाँ पे वांग लिन थोड़ा और जैसे डीप में इसके जाने की कोशिश करता है और उसे थोड़ा और टच करता है तो वांग लिन को आसपास से काफी प्योर ब्लड लाइन वाली सेलेस्टियल की ऑरा फील हो रही थी। और ये जो सेलेस्टियल की ऑरा थी ये ऑलमोस्ट वो जो ओल्ड मैन था उसकी ऑरा से काफी ज्यादा फेमिलियर थी, बट स्टिल उस ओल्ड मैन का जो ऑरा था ना, यानी कि जो उसकी सेलेस्टियल ऑरा जो थी वो काफी ज्यादा प्योर थी। और समहाउ वांग लिन ये भी अंदाजा लगा लेता है कि ये जो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की ब्लड लाइन की जो ऑरा है ये कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हो चुकी है। यहाँ पे वांग लिन जैसा तैसा करके फाइनली उस जगह को ओपन कर लेता है और जैसे ही वो वहाँ पे एंटर मारता है तो यहाँ पर उसे एक तेज प्रेशर अपनी आंख में फील होता है। और यहाँ पे जैसे ही वो अपने राइट आई से सामने की ओर देखता है अपनी लेफ्ट आई को पकड़कर तो वहाँ पे उसे वही एरो नजर आता है, ली वांग की वही एरो जिसने की एंशिएंट ऑर्डर यूमो को बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए उसके लेफ्ट आई को निकाल कर काफी दूर चला गया था। वांग लिन जब यहाँ पे उस एरो को गौर से देखता है और आसपास की चीजों को देखता है तो इसे बस यहाँ पर खून के कुछ छींटे नजर आती हैं जो कि एंशिएंट ऑर्डर यूमो की ही थी, लेकिन उसे कहीं पे भी आंख नजर नहीं आती। वांग लिन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये आंख गई तो गई कहाँ, क्योंकि बैटल हुआ था एंशिएंट टॉम में जो कि एंशिएंट स्टार सिस्टम में मौजूद है और एंशिएंट ऑर्डर यूमो की आंख ट्रैवल करते करते इस तीर के साथ इस हद तक इनर रियलम के एक वेस्ट प्लेनेट में आकर रुक जाएगी। वांग लिन को ये यकीन नहीं हो रहा था, पर वांग लिन अभी भी इस बात का अंदाजा लगा नहीं पा रहा कि आखिर वहाँ गई तो गई कहाँ, क्या वो किसी ने चुरा लिया या फिर वो एंशिएंट स्टार सिस्टम के अंदर ही कहीं मौजूद है या फिर सिर्फ ये जो तीर है वही यहाँ पे आया। पर यहाँ पे तभी वांग लिन जब कुछ सोच ही रहा था उसका दिमाग चकराने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन की नजर एंशिएंट ऑर्डर यूमो की ब्लड की छींटों पे जाती है और वो इसमें काफी सारा डिमोनिक ऑरा फील कर पाता है। और इस वक्त तक तो वांग लिन के पास 13 के पास जो उसका डिमोनिक स्टैचू मौजूद है जिसके अंदर ये अपने डीमन क्लोन को डेवलप कर रहा था, वांग लिन अब उसे उसके जरिए से डिमोनिक ऑरा को अब्सॉर्ब करवाने में लग जाता है जो कि उस ब्लड की छींटों के अंदर मौजूद था। बस फिर क्या वांग लिन यहाँ पर इस मौके को कैसे जाने देने वाला था। यहाँ पे हम देखते हैं कि पलक झपकते ही यहाँ पर 20 से ज्यादा दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर उसका जो एंशिएंट डीमन वाला जो स्टैचू था यहाँ पर इसकी जो पावर थी एक 7 स्टार एंशिएंट डीमन गॉड के लेवल की हो चुकी थी। और तभी वांग लिन की नजर सामने वाली वॉल पे जाती है जिसके अंदर से उसे एक मिस्टीरियस सा फोर्स फील होता है और साथ ही उसे वहाँ पर एक छोटा सा होल भी नजर आता है जो कि किसी और ही जगह से जैसे लिंक्ड करती है, जो कि असल में इस पूरे के पूरे प्लेनेट का जैसा हिस्सा ही ना हो। और अब वो जगह क्या है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।